हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो कॉमर्स सब्जेक्ट है इसका पेपर 2, इसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो हम लोग इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा 10th लेक्चर वीडियो है। 9 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 10 इस सीरीज पे, राइट। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये आपकी स्क्रीन पे है। ये जो क्वेश्चन है ये पार्टनरशिप अकाउंटिंग से आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी आर पार्टनर्स, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है, एबीसी 3 पार्टनर है, ये 3:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। फिर डी इज एडमिटेड फॉर 1/6, यानी डी एक नया पार्टनर आया, वो 1/6 शेयर के लिए आया। एंड सी शुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, यानी जो सी है उसका शेयर नहीं चेंज हुआ। ठीक है, सी का जो हिस्सा था वो उतना ही बना रहा। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी जो पार्टनर है उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 1:2, 2:3, 2:1, 3:2, ऐसे करके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही आंसर है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये पार्टनरशिप अकाउंटिंग का है। एंड पार्टनरशिप अकाउंटिंग आप डिटेल में क्लास 12th में भी पढ़ते हैं, 12th में भी पढ़ते हैं, फिर ग्रेजुएशन में तो है ही पार्टनरशिप अकाउंटिंग। और ये क्वेश्चन कहें तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको निकालना है। तो चलिए करना शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसमें क्या पूछा गया है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको निकालना है ना। तो देखिए हम जानते हैं जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब क्या हुआ कि ए बी सी 3 पार्टनर थे, एक नया पार्टनर आया डी, इसकी वजह से ए बी सी ने कितना सेक्रीफाइस किया, मतलब अपने प्रॉफिट की कितने हिस्सेदारी सेक्रीफाइस की, त्याग की। ठीक है, तो अगर मैं अभी बात करूं ए का कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इस समय, 3:2:1 है, यानी ए की हिस्सेदारी कितनी है 3/6। ये देखिए 3:2:1 यानी 3/6। बी की कितनी है 2/6। और सी की बताया गया है कि सी में कोई चेंज नहीं हुआ है उसके हिस्सेदारी में, तो सी की कितनी है 1/6। और जो डी है उसको कितने हिस्सेदारी दी जा रही है, उसको दी जा रही है 1/6। यानी ये क्या है, ये है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इस रेशियो में इनके बीच में प्रॉफिट डिवाइड हो रहा था। ठीक, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम जानते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है तो हम जानते हैं जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस करिए तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है, सी क्या कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है, सी कुछ नहीं सेक्रीफाइस कर रहा है, दिया है कि उसका एकदम ओरिजिनल शेयर ही मेंटेन है, रिटेन है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में ए और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये निकालना है, इसका रेशियो निकालना है। ठीक, तो करना शुरू करें। देखिए पहले मैं ए की बात करती हूं, ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है तो हम जानते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3/6। ठीक है, माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताइए, ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, अब नया कितना प्रॉफिट इसको मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए जरा आपको समझना पड़ेगा। ये देखिए सपोज करिए ये कंपनी का पूरा प्रॉफिट था, कंपनी नहीं ये पार्टनरशिप फर्म का पूरा प्रॉफिट था, जिसमें सी की हिस्सेदारी कितनी थी 1/6, डी की हिस्सेदारी कितनी है 1/6। यानी अब ये वाला जो पोर्शन है ये किसका है, ये जो हिस्सा है ये ए प्लस बी का है, ए और बी का कंबाइन इतना है। ठीक है, तो ये हमें निकालना है, तो इसके लिए क्या करें, 1 में से 1/6 सी का हिस्सा एंड 1/6 जो डी का हिस्सा है वो माइनस करिए तो हमें पता चल जाएगा कि ए और बी का कितना हिस्सा है। तो 1 - 2/6, फिर इधर 6 इधर जाएगा 4/6। ठीक है, तो यानी ए प्लस बी का जो हिस्सा है वो कितना है, वो नए पार्टनर के आने के बाद ए और बी का जो हिस्सा है कंबाइन जो है वो 4/6 है। इसमें अब मुझे ए का न्यू प्रॉफिट शेयर निकालना है, ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, 4/6 जो हिस्सा है, ये वाला जो 4/6 हिस्सा है इसका इसका 3/6, इसका
3/6। 4/6 का 3/6, ये बात समझ में आ रही है? ये हिस्सा कितना है? ये हिस्सा है 4/6। 4/6 का ए का हिस्सा कितना है? 3/6। तो 4/6 का 3/6, तो ये आ जाएगा कितना? 4 3 जा 12, 12 डिवाइड बाई 36, यानी ये आ गया ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऐसे ही मैं बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालूं, बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो बी का हिस्सा कितना है? बी का हिस्सा भी यही तो है ना, 4/6। 4/6 का कितना? 4/6 का 2/6, ठीक है, 4/6 का 2/6, ठीक है। अब इसको मैं कैलकुलेट करूंगी, 4 2 जा 8 और ये 36, ठीक। तो इस तरीके से ए और बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल आया। अब मैं ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालूं, तो हम फॉर्मूला जानते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3/6, वो मैंने लिखा। एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 12/36, 12/36। इसका जरा एलसीएम ले लें, नीचे आ जाएगा 36 एंड ये कटा 6, 6 3 जा 18 माइनस इधर आ जाएगा 12, तो माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 6/36, इसका मतलब ये आ जाएगा 1/6, ठीक है। तो ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 1/6। ऐसे ही मैं बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालूं, बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इसका? बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/6। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी का क्या है? 8/36, 8/36। तो चलिए इसका एलसीएम ले, ये आ जाएगा 36, 36 6 डिवाइड हुआ 6, 6 2 जा 12 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 4/36। 4/36 मतलब 2 बाई, काटेंगे इसको 2, ये 36 है, ठीक है, 2/18, 2/18 मतलब 1/9, 2/18 मतलब 1/9, ठीक है। तो अब मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है ए इज टू बी का, तो इसका मतलब क्या है? ए का कितना है? ए का है 1/6 और बी का कितना है? 1/9, तो ये पलट जाएगा, ये आ जाएगा 9/6, तो ये आ जाएगा 3/2, यानी 3:2, तो ये आ गया ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दिस वन। तो अब देखिए आंसर में कहीं दिया है, हाँ ये दिया हुआ है डी, तो डी इज द आंसर। इस तरीके से होगा क्वेश्चन, ये समझ में आ रहा है? एक बार स्क्रीन शॉट इसका लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें हमें समझ में आ गया आंसर डी, ये जो ऑप्शन डी है दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन कब का आया हुआ है? अक्टूबर 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी पार्टनरशिप का है। अगला क्वेश्चन जो है पार्टनरशिप अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। ये कब आया हुआ है? दिसंबर 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो जो एसर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये वो है। क्वेश्चन क्या है? गिवन बिलो, एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर दूं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज, एक एसर्शन है एक रीजन है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, क्या दोनों करेक्ट है एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या दोनों करेक्ट है आर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, या एक करेक्ट है एक रॉन्ग है, ए इज नॉट करेक्ट आर इज करेक्ट, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पर पहले चलिए एसर्शन पढ़ लेते हैं। एसर्शन है क्या? तो एसर्शन आपको दिया गया है कि व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स ऑल द एसेट एंड लायबिलिटी आर रीवैल्यूड अकॉर्डिंग टू करंट वैल्यू, ठीक है। जब भी कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होता है, तो जितने भी एसेट एंड लायबिलिटी है फर्म के, उनको क्या किया जाता है? उनको रीवैल्यू किया जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू करंट वैल्यू, यानी जो भी एसेट्स हैं जो भी लायबिलिटीज हैं उनकी करंट वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग इन्हें रीवैल्यू किया जाता है। और सही बात है, हमने पार्टनरशिप अकाउंटिंग डिटेल में पढ़ा है, मैंने अपने चैनल पे पार्टनरशिप अकाउंटिंग डिटेल में पढ़ाया है, और वहां मैंने बताया था रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है इसके लिए, ठीक है। तो एसर्शन तो सही है, ठीक। रीजन पढ़ते हैं। रीजन क्या है? द बैलेंस शीट शुड शो द करेक्ट वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, जो बैलेंस शीट है वो सही करेक्ट पोजीशन बताए, ठीक है, करेक्ट वैल्यू बताए एसेट एंड लायबिलिटीज की। इस पर्पज से उसको रीवैल्यू किया जाता है। ये इसमें रीजन में यही लिखा है कि क्यों कोई पार्टनर जब पार्टनरशिप फर्म से जाता है तो जितने भी एसेट एंड लायबिलिटी है उनको रीवैल्यू किया जाता है। तो इसका रीजन ये लिखा है ताकि एसेट एंड लायबिलिटी की करंट वैल्यू पता हो सके, ठीक है। तो एक बात आपको बता दूं, जब भी कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से जाता है ना, तो जितने भी एसेट एंड लायबिलिटी है उनको रीवैल्यू किया जाता है, बट उसका पर्पस ये होता है कि जो भी पार्टनर जा रहा है उसके सारे सेटलमेंट प्रॉपर किए जा सके, ठीक है। जो भी उसके ड्यूज उस पे बन रहे हैं या फर्म पे बन रहे हैं, जो भी ड्यूज वगैरह हैं वो सेटल हो सके, इस पर्पज से
एसेट एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू किया जाता है। ठीक है, केवल यही पर्पस नहीं होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि जब एसर्शन तो सही है, एसर्शन जो दिया गया है ये सही में जब भी कोई पार्टनर जाता है तो एसेट एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू किया जाता है, तो एसर्शन तो सही है, लेकिन जो इसका रीजन है वो इस एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस पर्पस से नहीं होता कि बैलेंस शीट में करेक्ट वैल्यू शो हो, इस पर्पस से नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि बोथ ए एंड आर करेक्ट। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आर इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ, अगर रीवैल्यू करेंगे तो क्या होगा, एसेट एंड लायबिलिटी करंट वैल्यू पे रिकॉर्ड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस पर्पस से इन्हें रीवैल्यू नहीं किया जाता है, बल्कि इस पर्पस से किया जाता है कि जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसके जो भी सेटलमेंट वगैरह हैं वो प्रॉपर हो सके, सही वैल्यू करंट वैल्यू पे हो सके, इस पर्पस से किया जाता है। तो बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, लेकिन आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये दिसंबर 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पार्टनरशिप अकाउंटिंग से है। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है इन विच रेशियो, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इन विच रेशियो विल द रिमेनिंग पार्टनर कंपनसेट द रिटायरिंग पार्टनर फॉर अ शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, सपोज करिए दो पार्टनर थे, दो नहीं चलिए तीन पार्टनर थे, तीन होंगे तभी तो एक रिटायर होगा। सपोज करिए तीन पार्टनर थे, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है कंपनसेट करते हैं रिटायरिंग पार्टनर को। सपोज करिए ए बी सी तीन पार्टनर थे, ये पार्टनर क्या हो रहा है, ये पार्टनर रिटायर हो रहा है। ठीक है, तो ए और बी ये जो दो पार्टनर हैं, रिमेनिंग पार्टनर हैं, ये कंपनसेट करते हैं इस रिटायरिंग पार्टनर को फॉर द शेयर ऑफ गुडविल। यानी इनको जो गुडविल की हिस्सेदारी मिलती है, इनकी गुडविल की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी, इनका प्रॉफिट का जो हिस्सेदारी है वो बढ़ जाएगी ना ए और बी की। अगर ए बी सी तीन पार्टनर थे, सी रिटायर हो रहा है, तो ए और बी की प्रॉफिट में हिस्सेदारी बढ़ जाएगी ना। तो वो जो हिस्सेदारी बढ़ेगी वो किस रेशियो में बढ़ेगी। ठीक है, इनका कह लीजिए जो गुडविल का हिस्सेदारी जो बढ़ेगी वो किस रेशियो में बढ़ेगी, ये पूछा जा रहा है। जनवरी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया, किस रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को। अच्छा, ये ए और बी जो दो पार्टनर है ये कंपनसेट करेंगे ना, सी जो पार्टनर जा रहा है इसका कुछ सेटलमेंट करेंगे, कंपनसेट करेंगे। क्यों, क्योंकि इनकी अब हिस्सेदारी फर्म में बढ़ जाएगी। पहले सपोज करिए ए बी सी तीन पार्टनर थे, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो कुछ 33%, 33%, 33% समथिंग ऐसा कुछ परसेंट था। अगर ये सी चला जाएगा तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग बढ़ जाएगी ना, ये अब 50-50% पे हो जाएंगे, या कुछ 60-40 कुछ परसेंट हो जाएगा, बढ़ जाएगी ना हिस्सेदारी। तो अब ये रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेट करेंगे, इनकी जो हिस्सेदारी बढ़ रही है ये कंपनसेट करेंगे किस रेशियो में, ये पूछा जा रहा है। तो क्योंकि ये जो पार्टनर है गेन कर रहे हैं ना, सी के जाने से ए और बी की हिस्सेदारी बढ़ गई है ना, दे आर गेनिंग, तो किस रेशियो में कंपनसेट करेंगे, गेनिंग रेशियो में कंपनसेट करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में नहीं। कैपिटल रेशियो क्या होता है, ठीक है, कैपिटल रेशियो में नहीं, किस रेशियो में इसे कंपनसेट करेंगे, जो जा रहा है पार्टनर सी इसको किस रेशियो में कंपनसेट करेंगे, जिस रेशियो में इनकी हिस्सेदारी बढ़ रही है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिस रेशियो में बढ़ रहा है ना, उस रेशियो में, वो क्या है, गेनिंग रेशियो, जिस रेशियो में ये गेन कर रहे हैं उस रेशियो में ये कंपनसेट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है, पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ना मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ, 2 मिनट का समय लूंगी। एक्चुअली मेरे चैनल पे हर दिन काफी न्यू स्टूडेंट आते हैं जिन्हें मेरे चैनल के बारे में नहीं पता है, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख जून 2025 तक अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ। ये सारे सब्जेक्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, सेपरेट प्ले लिस्ट सबकी बनी है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा। एंड नेट एग्जाम जो होने जा रहा है, कॉमर्स के सिलेबस को लेके कोई डाउट हो तो ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, वो जरूर आप रेफर करिएगा। एंड चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में। एंड वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा था, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, एंड आपके लाइक का भी इंतजार मैं जरूर करूंगी। ठीक है, हमेशा करती हूँ। एंड नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है ये भी पार्टनरशिप अकाउंटिंग का है। कब आया हुआ है, मार्च 2023 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर।
जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आता है, ठीक है, एडमिशन होता है, तो उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है ये आपको बताना है। 5 स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दिए गए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो चूज करना है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, ये कहा गया है स्टेटमेंट 1 में। तो मैं बता दूं जो सेक्शन 25 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, उसमें ये बात कही गई है कि जो पार्टनर है, जो सिंगल पार्टनर भी है ना, वो सिंगल पार्टनर अकेले भी एंड मिल के जितने भी पार्टनर हैं वो फर्म के जो भी एक्शंस हैं उसके लिए लिएबल हैं, मतलब उसके लिए जिम्मेदार हैं। फर्म जो भी काम कर रही है, ठीक है, उसके लिए जितने भी पार्टनर्स हैं वो जिम्मेदार हैं, अकेले कोई सिंगल पार्टनर भी एंड सब मिलके भी। तो ये बात कही गई है सेक्शन 25 में, ये नहीं कहा गया है कि पर्सन कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर। ये देखिए मैंने लिखा है सेक्शन 25 में कहा गया है कि हर एक पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म का है वो लिएबल है फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द फर्म डन, यानी फर्म जो भी एक्ट कर रही है उसके लिए वो जिम्मेदार है, ठीक है। एवरी पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्म्स एक्शन एंड डेप्ट, फर्म के जो भी डेप्ट्स हैं, उधार वगैरह है, एक्शन है, उसके लिए हर एक पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बात कही गई है, तो ये तो हो गया रॉन्ग, ठीक। अगला क्या है स्टेटमेंट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म। तो हाँ ये सही बात है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, सपोज करिए ए एंड बी दो पार्टनर थे, तीसरा पार्टनर आया सी, तो अब तीनों मिलकर के किस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे, इसी को कहा जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, बी सही है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयर इक्वल्स टू प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयर इक्वल्स टू प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर। तो मैं बता दूं सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बेसिकली बात हो रही है। तो आपको अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बेसिकली ये तो उल्टा लिखा है, ठीक है, ये उल्टा लिखा हुआ है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल्स टू प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस माइनस ओल्ड। तो ये तो गलत लिखा हुआ है ना। फॉर्मूला क्या है कि सेक्रीफाइस जो हो रहा है वो क्या है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू, तो ये तो गलत लिखा हुआ है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ठीक है। अच्छा अगले में तो करेक्ट लिखा हुआ है, ये देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर, इसी को पलट दिया गया है। तो यही तो है, दिस इज द फॉर्मूला, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो डी सही है, बी सही है। अगला पढ़ते हैं, द प्रॉफिट और लॉस विच अराइज फ्रॉम रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है ना, जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में आए या कोई पार्टनर रिटायर हो, तो जितने भी एसेट एंड लायबिलिटीज हैं उनको रीवैल्यू किया जाता है, तो उसके लिए बनाया जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट लॉस आता है दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सही बात है ये, ठीक है, दिस इज करेक्ट। तो क्या क्या करेक्ट है, बी डी ई करेक्ट है। तो बी डी ई कहां पर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बी डी ई तीनों करेक्ट है एंड ए और क्या सी रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा ये इसका एक्सप्लेनेशन है, पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द फर्म इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट, यानी इन चारों में से किसको कहा जाता है फर्म का इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट। करेंट एसेट में फर्म की करेंट एसेट में जो इन्वेस्टमेंट है, क्या उसको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहा जाता है, नेट वर्किंग कैपिटल कहा जाता है, ग्रॉस करेंट लायबिलिटी कहा जाता है, या ऑपरेटिंग साइकिल क्या कहा जाता है। कब आया है क्वेश्चन, मार्च 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, ऑर्गेनाइजेशन की जो करंट एसेट है उनमें फर्म का कितना इन्वेस्टमेंट है, यानी फर्म ने कैश के फॉर्म में, इन्वेंट्री के फॉर्म में कितना इन्वेस्टमेंट करके रखा है, इसको क्या कहा जाता है, ये बेसिकली पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये चारों टर्म थोड़े से पता होने चाहिए, तो आप अपने आप बता देंगे इसका आंसर, ठीक।
चलिए पहले मैं ऑपरेटिंग साइकिल बताती हूँ। व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? ऑपरेटिंग साइकिल बेसिकली वो समय होता है जो लगता है रॉ मटेरियल को कैश में कन्वर्ट होने में। ठीक है, फर्म ने रॉ मटेरियल लिया, ठीक है, उसको प्रोसेस किया, सेमी फिनिश गुड बना, फिनिश गुड बना, फिर उसके बाद उसे मार्केट में सेल किया और तब जाके कैश वापस आया ना। ठीक है, रॉ मटेरियल लिया, उसके बाद उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद उसको सेल किया, सेल करने से फिर क्या आया? कैश आया। ठीक है, तो ये जो पूरी साइकिल है इसको कंप्लीट होने में कितना समय लगा, इसी को कहा जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक, तो इसका ऑपरेटिंग साइकिल से तो कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा है, तो दिस इज रॉन्ग, ये नहीं है यहाँ पे। अगला क्या है? ग्रॉस करंट लायबिलिटी। तो ग्रॉस करंट लायबिलिटी क्या होती है? देखिए, करंट लायबिलिटी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के वो ऑब्लिगेशन जो ऑर्गेनाइजेशन को 1 साल के अंदर जहां पे पेमेंट करना है, वो सब क्या है? करंट लायबिलिटी। जैसे क्रेडिटर करंट लायबिलिटी, तो इसकी भी यहाँ पे बात नहीं हो रही है। अगला क्या है? नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, दिस इज नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अगला क्या है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? देखिए, ये तीनों तो मुझे समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया ना, ये तीनों तो आंसर है नहीं। ऑपरेटिंग साइकिल की बात हो नहीं रही है, ग्रॉस करंट लायबिलिटी है नहीं, नेट वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो ये तीनों है नहीं, तो अब यानी आंसर हमारा ये है। हमें वैसे भी समझ में आ गया, बट अगर नहीं भी समझ में आया तो मैं आपको बता देती हूँ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वैसे वर्किंग कैपिटल पे सेपरेट वीडियो बना हुआ है, तो उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल क्या है। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज द फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट। ऑर्गेनाइजेशन ने करंट एसेट के फॉर्म में कितना इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने एसेट है, कितनी इन्वेंट्री है, डेटर्स कितने हैं, तो इसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो इसी को ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जनवरी 2017 में आया हुआ है। और एक बात बता दूं, ये जनवरी 2017 में आया इस टॉपिक पे क्वेश्चन, एंड सेम क्वेश्चन 2-3 साल बाद, 3-4 साल बाद फिर से रिपीट हुआ है। वो मैं अभी आगे के वीडियो में वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। बस पूछने का तरीका अलग अलग था, बाकी यही ऑप्शन आपको उसमें दिए गए थे। ठीक है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 2 बार, पिछले 5-6 सालों में 2 बार इस टॉपिक पे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, पूछने का तरीका अलग था। क्वेश्चन क्या है कि चूज द करेक्ट कोड इंडिकेटिंग द स्ट्रैटेजी एम्प्लॉयड बाय कंपनीज अगेंस्ट हॉस्टाइल टेक ओवर। यानी अगर हॉस्टाइल टेक ओवर हो रहा है, यानी एक कंपनी दूसरे कंपनी को, ये कंपनी दूसरे कंपनी को फोर्सफुली, ठीक है, टेक ओवर कर रही है। फोर्सफुली यानी बिना इसके अप्रूवल के इसको टेक ओवर कर रही है, तो उस केस में कौन कौन सी स्ट्रैटेजी ये कंपनी फॉलो करती है या कर सकती है, मतलब ये कंपनी के पास कौन कौन सी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को जो जबरदस्ती टेक ओवर करती है, बिना अप्रूवल के जो टेक ओवर करती है ना, उसको कहा जाता है हॉस्टाइल टेक ओवर। तो उस केस में कौन कौन सी स्ट्रैटेजी होती है ये आपको बताना है। ठीक, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रीन मेल, पॉइजन पिल, येलो क्राउन, गोल्डन पैराशूट, पैकमैन डिफेंस। ठीक है, तो ये 5 स्ट्रैटेजी, मतलब आपको बताना है इसमें से कौन सी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो चलिए मैं एक एक करके इन सारे ही जो स्ट्रैटेजीज हैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन मेल। ग्रीन मेल क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। वैसे ग्रीन मेल क्या होता है कि ये जो ए कंपनी है, ठीक है, ये सपोज करिए बी कंपनी टारगेट कंपनी है, ये टारगेट कंपनी है जिसको एक्वायर करना है। तो ए कंपनी क्या करेगी? ठीक है, ये ए कंपनी इसको एक्वायर कर रही है, मतलब हॉस्टाइल टेक ओवर कर रही है। तो ए कंपनी क्या करेगी? धीमे धीमे इस बी कंपनी के जितने शेयर है ना मार्केट में, वो खरीद लेगी। ठीक है, वो खरीद लेगी ए कंपनी। तो ए कंपनी ने सारे, मतलब काफी इसके शेयर खरीद लिया, तो बी कंपनी को समझ में आ जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ शेयर अगर उसी के पास है, यानी वो आज नहीं तो कल हमें टेक ओवर कर लेगी। ठीक, तो फिर बी कंपनी क्या करेगी? बी कंपनी फिर इनसे बात करेगी और वापस अपने शेयर क्या करेगी? बाय बैक करेगी, वापस खरीदेगी। तो ए कंपनी क्या इतने आसानी से दे देगी? प्रीमियम प्राइस पे देगी ना, यानी प्राइस को बढ़ा करके देगी। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी को कहा जाता है ग्रीन मेल स्ट्रैटेजी। ठीक है, ए ने पहले इसके शेयर खरीदे, धीमे धीमे सारे शेयर खरीद रही है,
अब बी को जब समझ में आएगा तो फिर ये अपने शेयर इससे क्या करेगी, बाय बैक करेगी, वापस खरीदेगी एट अ प्रीमियम प्राइस। ठीक, तो इसी को कहा जाता है ग्रीन मेल स्ट्रेटेजी। ठीक, दूसरी स्ट्रेटजी क्या है, पॉइजन पिल। पॉइजन पिल स्ट्रेटजी क्या है कि बी जो है ना अपने आप को अनअट्रैक्टिव, ठीक है, यानी अगर तुमने ले लिया, तुमने हमें अगर एक्वायर कर लिया तो तुम्हारे लिए क्या है, पॉइजन पिल की तरह है, जहर की पुड़िया कह लो, उस टाइप हो जाएगा। तो बी क्या करेगा, अपने आप को अनअट्रैक्टिव बना लेगा। जो बी कंपनी है जिसको ए टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है, तो बी अपने आप को क्या बना लेगा, अनअट्रैक्टिव बना लेगा। तो वही है पॉइजन पिल। देखिए पॉइजन पिल एक तरीके की डिफेंसिव टैक्टिक्स है, जिससे क्या होता है, जो होस्टाइल टेकओवर को डिस्करेज करती है। इसमें जो है वो एक्वायरर के लिए अपने आप को अनअट्रैक्टिव, कि हमारी कंपनी तो बहुत वीक है, फाइनेंशियल बहुत सारी प्रॉब्लम है, टेक ओवर करने से कोई फायदा नहीं है। तो इस टाइप का स्ट्रेटेजी है कि इसमें अपने आप को अनअट्रैक्टिव बनाते हैं, पॉइजन पिल की तरह। ठीक है, दूसरी स्ट्रेटेजी हुई। अब मैं बता दूं, येलो क्राउन ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, इससे रिलेटेड कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, तो येलो क्राउन इज नॉट अ स्ट्रेटेजी। अगला क्या है, गोल्डन पैराशूट। गोल्डन पैराशूट क्या है, ये एक तरीके की कह लीजिए, देखिए ए कंपनी बी कंपनी को एक्वायर कर रही है, ठीक है, बिना अप्रूवल के टेक ओवर कर रही है। तो बी कंपनी के जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है, उनको क्या करना, उनको बढ़िया कंपनसेशन देना आफ्टर द टेक ओवर। टेक ओवर के बाद, मर्जर के बाद भी जो टॉप एग्जीक्यूटिव है उनको अच्छा बेनिफिट देना, कंपनसेशन देना। ठीक है, तो ये चौथी स्ट्रेटेजी है, इसको गोल्डन पैराशूट कहते हैं। ठीक है, अगला पैकमैन स्ट्रेटेजी। पैकमैन स्ट्रेटेजी क्या है, यहाँ पे देखिए ए बी को एक्वायर करने का कोशिश कर रहा है ना। पैकमैन डिफेंस क्या है, पैकमैन डिफेंस है कि बी अब ए को एक्वायर करने की कोशिश करेगा। दिस इज पैकमैन। ए बी को एक्वायर कर रहा था ना, अब बी जो है वो ए को खरीदने की कोशिश करेगा, वो करेगा हॉस्टाइल टेक ओवर। तो इसी को कहते हैं पैकमैन डिफेंस। ये देखिए लिखा है पैकमैन डिफेंस जो होता है, इसमें ये डिफेंस की टैक्टिक्स है, जिसमें जो टारगेट कंपनी है वो एक्वायर करती है द कंपनी दैट इज ट्राइंग टू एक्वायर इट, यानी टारगेट कंपनी इस कंपनी को एक्वायर करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो अब मुझे ख्याल से आपको समझ में आ गया है, 1 2 है स्ट्रेटेजी, 4 5 है स्ट्रेटेजी। तो कहां पे है आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1 2 4 5। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोटिव्स ऑफ मर्जर, इंडिकेट द करेक्ट कोड। इनमें से मर्जर का मोटिव क्या है, ठीक है, इनमें से कौन सा मर्जर का मोटिव है, यानी जब दो कंपनी कंबाइन करती हैं, ठीक है, और एक कंपनी फॉर्म होती है, ठीक है, तो उसका पर्पस क्या है, क्यों ऐसा होता है कि दो कंपनी कंबाइन होती हैं। तो आपको इसके मोटिव बताने हैं, 4 मोटिव दिए हैं, बताना है कौन सा सही मोटिव है। पहला है टू गेन इकोनॉमी ऑफ स्केल, अगला है टू यूटिलाइज अंडर यूटिलाइज रिसोर्स, टू ब्रेक द मोनोपोली, टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आपको बताना है मोटिव ऑफ मर्जर, क्यों दो कंपनी कंबाइन करती है। तो मर्जर मतलब क्या है, जब दो या दो से ज्यादा कंपनी कंबाइन करती है। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा कंपनी जो कंबाइन करती है ना, इसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल मतलब क्या है कि सपोज करिए ये कंपनी 100 यूनिट बनाती थी, ये कंपनी 100 यूनिट बनाती थी, बट अगर ये मिल करके 200 यूनिट बनाएंगी ना, तो पर यूनिट कॉस्ट जो है प्रोडक्ट बनाने की, पर यूनिट कॉस्ट क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी। आप कम प्रोडक्शन करेंगे तो खर्चा ज्यादा आएगा एक यूनिट बनाने में, लेकिन अगर बल्क में प्रोडक्शन करेंगे तो हर एक यूनिट का खर्चा कम हो जाता है। तो इसी को कहा जाता है इकोनॉमी ऑफ स्केल। ठीक, तो मर्जर करने का ये एक बहुत बड़ा मोटिव होता है, टू गेन इकोनॉमी ऑफ स्केल। दूसरा क्या है कि अंडर यूटिलाइज, अगर सपोज करिए फर्म थी, वो अपने मशीनरी थी, बड़ी बड़ी मशीनरी थी, लेकिन उसके पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं थी कि वो उसको यूज कर पाए। ठीक है, तो जो अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से रीयूज कर पाते हैं अगर दो फर्म, इसकी कुछ स्ट्रेंथ है, इसकी कुछ स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर ये कंबाइन कर जाए तो जो रिसोर्सेज अभी अनयूज है उनको और अच्छे से यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव, ये भी है मोटिव। टू ब्रेक द मोनोपोली, मोनोपोली ब्रेक करने के पर्पस होता है, नहीं ये पर्पस नहीं होता है, मोनोपोली ब्रेक करने का पर्पस नहीं होता है। अगला क्या है, मोनोपोली तो जानते हैं ना, इकोनॉमिक्स में मैंने डिटेल में पढ़ाया है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ओलिगोपोली। तो मोनोपोली का इससे रिलेशन नहीं है। अगला क्या है, टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करने के पर्पस से। तो हाँ, दो कंपनी जो कंबाइन करती है ना,
तो टैक्स जो कैलकुलेशन होता है उसमें भी बेनिफिट मिलता है, इससे टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होती है। ठीक है, तो डी भाई इसका आंसर है, ये भी मोटिव होता है मर्जर का। ठीक है, तो ए बी और डी है, तो ए बी डी कहाँ पे आ रहे हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ है जून 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ये शेयर कैपिटल का क्वेश्चन है। शेयर कैपिटल आपने क्लास 12th में भी पढ़ा है, ठीक है, ग्रेजुएशन में तो पढ़ते ही हैं। क्वेश्चन क्या है कि ए लिमिटेड ने इशू किया है प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर। ठीक है, ए ने एप्लीकेशन इशू किया, कितनी एप्लीकेशन मंगाई? 2000 शेयर पे एप्लीकेशन मंगाई। एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई? 3000, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। 2000 एप्लीकेशन फ्लोट की, 3000 एप्लीकेशन वापस आई। तो अब क्या करना पड़ेगा फर्म को? प्रो राटा अलॉटमेंट करेगी फर्म। ठीक है, फर्म ने चूज किया कि फर्म प्रो राटा अलॉटमेंट करेगी। प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है कि एक प्रॉपर प्रपोर्शन में सभी को शेयर देना। ठीक है, दैट इज प्रो राटा अलॉटमेंट करेगी एंड फॉर 2400 शेयर के लिए प्रो राटा अलॉटमेंट करेगी। फिर अब इसमें थे एक मिस्टर ए, इनको अलॉट हुआ कितने शेयर? 40 शेयर अलॉट हुआ इनको। तो आपको बताना है कि इन्होंने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था। हाउ मेनी शेयर मस्ट ही हैव अप्लाइड फॉर, यानी मिस्टर ए को अगर 40 शेयर मिले तो इन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। 2000 एप्लीकेशन फ्लोट की, 3000 एप्लीकेशन वापस आई। फिर कंपनी ने सोचा हम प्रो राटा अलॉटमेंट करेंगे, तो कंपनी ने फिर क्या किया? 2400 एप्लीकेशन जो है, शेयर्स जो है, उनका प्रो राटा अलॉटमेंट किया। अब इसमें मिस्टर ए हैं जिन्होंने 40 शेयर इनको मिला है, तो आपको बताना है कि कितने शेयर के लिए इन्होंने अप्लाई किया होगा। तो इसके लिए ना हमें प्रो राटा रेशियो जो है उसकी जरूरत है। अगर मुझे ये पता करना है कि कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो इसके लिए प्रो राटा रेशियो मुझे चाहिए कि किस रेशियो में अलॉट किया। तो प्रो राटा रेशियो का फॉर्मूला होता है, प्रो राटा रेशियो क्या होता है? दिस इज इक्वल्स टू एप्लीकेशन कंसीडर्ड फॉर अलॉटमेंट, यानी कितनी एप्लीकेशन कंसीडर की अलॉटमेंट के लिए, डिवाइडेड बाय शेयर इशूड। ठीक है, तो प्रो राटा रेशियो मुझे निकालना है, तो दिस इज इक्वल्स टू एप्लीकेशन कंसीडर्ड फॉर अलॉटमेंट, यानी कितनी एप्लीकेशन कंसीडर की अलॉटमेंट के लिए? 2400 कंसीडर की। ठीक है, शेयर कितने इशू किए थे? 2000 शेयर इशू किए थे कंपनी ने। इसको आप काट दीजिए, ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 10, यानी 1.2, यानी रेशियो कितना निकल के आ गया? 1.2, यानी इस रेशियो में सबको शेयर दिए गए। तो यानी अप्लाइड फॉर, इसने अगर मुझे ये पता करना है कि कितने के लिए अप्लाई किया था, अप्लाइड फॉर, ये जो मिस्टर ए थे इन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया था, तो कैसे निकलेगा? जो रेशियो है प्रो राटा रेशियो 1.2 इंटू इनको कितना इन्होंने क्या क्या कितना मिला इन्हें, तो इन्हें मिला कितना? ठीक है, देखिए इन्होंने, ये जो मिस्टर ए थे, इन्होंने 40 शेयर इनको मिले हैं, तो इन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया था? तो नेचुरल सी बात है, इन्होंने ज्यादा के लिए अप्लाई किया था, इनको मिले 40। तो आपको ये अगर पता करना है कि कितने के लिए मिस्टर ए ने अप्लाई किया था, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो रेशियो है प्रो राटा रेशियो, इससे मल्टीप्लाई करना होगा। क्या? कितने शेयर इनको मिले। तो जरा इसको मल्टीप्लाई करिए 1.2 और इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 4 और 0 आया और पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 48। ठीक है, तो यानी मिस्टर ए जो थे इन्होंने 48 शेयर के लिए अप्लाई किया, लेकिन प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस था। प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ 1.2 के रेशियो से, 1.2 रेशियो से प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ, तो इनको कितने शेयर मिले? इनको 40 शेयर मिले। ठीक है, तो बताइए इसमें 48 आंसर कहाँ है? ये है यहाँ पे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नवंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं, तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब मेरे लेक्चर्स, मैं पिछले लेक्चर्स मेरे 15 मिनट 20 मिनट के थे, तो बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैम एक लेक्चर में काफी क्वेश्चन डिस्कस करिए, तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं ज्यादा क्वेश्चंस एक लेक्चर में डिस्कस करूं आपकी डिमांड पर। तो आप भी मुझे मोटिवेट करते रहा करिए, मेरे वीडियो लेक्चर्स को लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, कोई डाउट हो तो पूछा करिए। ठीक है, और मैं भी अब आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग थोड़े से एक एक लेक्चर में थोड़े ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करूंगी।
ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं वाइंड अप करती हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि लेक्चर कैसा था। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।